एग्री सफलता की इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स का पेपर सॉल्व करने वाले हैं 2018 का। इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे आपको जो इस बार भी पूछे जा सकते हैं। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करिए, वीडियो को पूरा वॉच करिए। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी देशी पूंजी में सम्मिलित नहीं है? तो ये है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की पूंजी। दूसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा उत्पादन का सर्वाधिक निष्क्रिय साधन है? श्रम, संगठन, शासी, ये तीनों सक्रिय हैं। भूमि जो है ये निष्क्रिय साधन है। तीसरा, आभास लगान की धारणा का प्रतिपादन किया। ये देखिए, लगा देंगे लोग रिकॉर्डो, लेकिन लगेगा क्या? मार्शल सही आंसर है इसका। ठीक है। उपभोग में वृद्धि के साथ कुल उपयोगिता बढ़ती है, घटती है, स्थिर रहती है, शून्य हो जाती है। देखिए एग्जाम्पल से बताता हूं। रोटी है, अगर आपने इसको खा लिया तो बढ़ेगी या कम होगी? सिंपल सी बात है, घटेगी। तो इसका आंसर होगा घटेगी। चलिए, राष्ट्रीय पूंजी में शामिल नहीं किया जाता है। क्या नहीं किया जाता है? राष्ट्रीय पूंजी में शेयर को शामिल नहीं किया जाता है। चलिए आगे के क्वेश्चन देखते हैं। ये निश्चित उत्तरी प्रश्न है। इसमें आपको एक लाइन में सटीक जवाब देना रहता है, कहानी नहीं लिखनी रहती है। सबसे पहला क्वेश्चन है 6वां कि कृषि अर्थशास्त्र क्या है? तो कृषि अर्थशास्त्र में उन समस्त आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है जो साधारणतया कृषि व्यवसाय से संबंधित होती है। इसको एक बार रिपीट करके आप अच्छे से लिख लीजिए, नोट कर लीजिए और याद कर लीजिए। ठीक है। मांग क्या है? आसान भाषा में बताता हूं। मांग से अभिप्राय किसी वस्तु की उस मात्रा से है जिसे उपभोक्ता किसी दिए हुए समय पर एक निश्चित कीमत पर खरीदने को तैयार होता है। एग्जाम्पल से बताता हूं। आप 5 रुपए में एक बिस्किट का पैकेट खरीदने के लिए तैयार हैं, तो ये है डिमांड। ठीक है। अगर मान लीजिए वो प्राइस जो है वो आदमी अपने मन से 500 रुपये का कर दे और बिस्किट थोड़ा सा रहे, आप नहीं लेंगे, तो ये डिमांड नहीं होगी। ठीक है। आई होप समझ गए होंगे आप। इसके बाद है विस्तृत खेती की परिभाषा। कम लागत और निवेश में, कम लागत और निवेश के साथ बड़े क्षेत्र में खेती करना। विस्तृत शब्द सही समझिए, विस्तृत शब्द, विस्तृत मतलब फैला हुआ, बड़े क्षेत्र में कम लागत लगा के, रिस्क बहुत कम लेके। यही खेती आमतौर पर लोग करते हैं जिनके पास खेत ज्यादा होता है। सहकारिता से आप क्या समझते हैं? तो समान लक्ष्य, मान लीजिए ये गोल है और इसको कई लोगों को पाना है, ये सब लोग साथ मिलकर काम कर रहे हैं, तो ये एक टारगेट पाना चाहते हैं, तो ये है सहकारिता। अगर मैं डिफिनेशन बोलूं तो है समान लक्ष्य को पाने के लिए कई लोगों या संस्थाओं द्वारा मिलकर कार्य करना सहकारिता कहलाता है। ठीक है। बैंक को परिभाषित करिए। देखिए, बैंक आपको हेडिंग डाल के लिखना है। बैंक एक ऐसी संस्था है जो मुद्रा तथा साख में व्यवसाय करती है। सिंपल एक लाइन का लिख दीजिएगा। धातु मुद्रा और पत्र मुद्रा में भेद कीजिए। देखिए, धातु मुद्रा और पत्र मुद्रा, आप ऐसे 2 पॉइंट बना लीजिए। ठीक है। बॉक्स बना लीजिए, एक धातु मुद्रा का, एक पत्र मुद्रा का। फिर इसमें आप नोट डाउन करिए, मैं बताते जा रहा हूं। सबसे पहला ये है कि धातु मुद्रा धातु से बनी होती है। ठीक है। धातु मुद्रा धातु से बनी होती है। पत्र मुद्रा कागज से बनी होती है, पहला अंतर। दूसरा अंतर क्या है? धातु मुद्रा वजन में भारी होती है और पत्र मुद्रा बहुत हल्की होती है, कागज का नोट जैसे एग्जाम्पल। धातु मुद्रा स्थान ज्यादा लेती है और पत्र मुद्रा स्थान कम लेती है। धातु मुद्रा बहुत लंबे समय तक चलती है, आयु ज्यादा होती है उसकी। पत्र मुद्रा सड़ गल के खत्म हो जाती है। इतना बहुत है आपके लिए। ठीक है। अब क्या है आगे का क्वेश्चन? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का अर्थ स्पष्ट कीजिए। एग्जाम्पल के साथ मैं सारी चीजें आपको बता रहा हूं जिससे आपको बोरिंग ना लगे। बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स। ये 2 देश हैं, अमेरिका मान लीजिए, इसको इंडिया मान लीजिए। ये दोनों मिलके मान लीजिए रसिया से कर रहे हैं बिजनेस। ठीक है। तो इसको कहेंगे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। अगर मैं डेफिनेशन वाइज बोलूं तो 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक राष्ट्रों के मध्य वस्तुओं और सेवाओं का क्रय विक्रय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहलाता है। अब आगे देखिए,
अर्थशास्त्र में वितरण से क्या तात्पर्य होता है? तो अर्थशास्त्र में वितरण से तात्पर्य है कि संयुक्त उत्पादन में लगान, ब्याज, मजदूरी और लाभ का निर्धारण किस प्रकार किया जाता है। अगर कोई काम हुआ है, उससे पैसा आया है, तो मालिक को भी कुछ चाहिए, कुछ मजदूरों को भी चाहिए मजदूरी, और जिसने पैसा लगाया है इन्वेस्टर, उसको भी चाहिए, उसको चाहिए ब्याज, और जिसका खेत है, जो भूस्वामी है, उसको लगान चाहिए। तो ये होता है, सबको बंटना चाहिए। इसके बाद है उपभोग की परिभाषा लिखिए। किसी मानवीय आवश्यकता की संतुष्टि के लिए वस्तुओं तथा सेवाओं का प्रत्यक्ष प्रयोग उपभोग कहलाता है। ये है ब्रेड का पैकेट, और आपकी आवश्यकता है कि आपको भूख लगी है, आपने इसका प्रयोग किया, यही है उपभोग, कंजम्पशन इंग्लिश में इसको बोलते हैं। आगे चलिए, कुल लाभ का अर्थ लिखिए। देखिए, कुल लाभ क्या है? कुल आगम माइनस कुल व्यय। ठीक है, मतलब जितना आपका आया और जितना खर्च हुआ, उसका अंतर जो आया वो लाभ हो गया, जितना पैसा बच गया। चलिए आगे देखते हैं। मुद्रा के प्रकारों पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। इसको विस्तृत में देना चाहिए था, लेकिन इसने लघुत्तरी में दिया है, तो हम जो है इसको 100 से 150 शब्दों में करेंगे। तो देखिए, मुद्रा जो है कई प्रकार की होती है, कई उसका क्लासिफिकेशन किया गया है। जैसे मैं आपको बताऊं कि स्वभाव के आधार पे किया गया है, तो स्वभाव के आधार पे मान लीजिए दिया है कि वस्तु मुद्रा, वास्तविक मुद्रा, और हिसाब लेने की, हिसाब या लेखे की मुद्रा, उसमें भी कई सारा क्लासिफिकेशन किया है, वस्तु मुद्रा, प्रतिनिधि मुद्रा। तो इसका जो है एक मैं इमेज जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा व्हाट्सएप ग्रुप का, वहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप पे आपको मैं इसका भेज दूंगा, वो पूरा डिटेल वाइज। बाकी आप यही जाने, मुद्रा के जो प्रकार हैं वो कई टाइप के हैं। पदार्थ के आधार पे वस्तु मुद्रा, धातु मुद्रा, पत्र मुद्रा, निर्गमन के आधार पे चलन मुद्रा, बैंक मुद्रा, और ये एक है मटेरियल के आधार पे कि पत्र मुद्रा और धातु मुद्रा। तो ये इसका डिटेल क्लासिफिकेशन मैं आपको दे दूंगा ग्रुप में, आप देख लीजिएगा, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, चलिए हम आगे के क्वेश्चन देखते हैं। पूर्ति के नियम को समझाइए। ठीक है, पूर्ति के नियम को समझाइए। चलिए देखिए, पूर्ति का नियम क्या कहता है। यदि अन्य बातें समान रहें तो किसी वस्तु की कीमत, प्राइस, यदि अन्य बातें समान रहें तो किसी वस्तु की कीमत बढ़ने पर उसकी जो है पूर्ति जो है बढ़ जाती है, और अगर प्राइस कम हुई तो कीमत जो पूर्ति है वो भी कम हो जाती है। क्योंकि बताइए एग्जाम्पल के साथ, आप जो है इस समय मान लीजिए सोने की जो कीमत है, खैर सोना जो है बहुत महंगा है इस समय, सोने की कीमत अगर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी तो सारे सुनार उसको रखने लगेंगे ज़्यादा मात्रा में लाके, और अगर सोने की कीमत घट जाएगी तो लोग स्टॉक नहीं रखेंगे बहुत ज़्यादा इकट्ठा करके, कम रखेंगे। तो ये इजी लैंग्वेज में मैंने आपको समझा दिया। चलिए आगे चलते हैं। कुल लाभ और शुद्ध लाभ में अंतर ज्ञात कीजिए। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, और मैंने आपको पहले ही यहाँ पे समझाया ही था कि कुल लाभ क्या है। देखिए, शुद्ध लाभ जो होता है, कुल लाभ मैंने आपको पहले ही बताया कि जितना आगम है और जितना व्यय है वो घटा दीजिए। अब क्या है, कुल आगम माइनस कुल लागत। कुल लागत, जितना आपने पाया कुल मिला के, उसमें से जितना खर्च किया, और जो कुल लाभ में खर्च है उसमें कुछ चीज़ें नहीं जोड़ी जाती हैं, लेकिन कुल जब शुद्ध लाभ निकाला जाता है तो एक एक पैसा घटा घटा के चेक किया जाता है, सारी चीज़ों को घटा के देखा जाता है। अब है भूमि विकास बैंक के कार्य विस्तार से लिखिए अथवा केंद्रीय सहकारी बैंक पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ये दो क्वेश्चन दिया है अथवा करके, और मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बताता हूं। देखिए, भूमि विकास बैंक, वर्ड सही समझिए, ये किसानों की जमीन को बंधक बना के, मतलब अपनी मर्जी से, उनकी मर्जी से, जबरदस्ती नहीं,
बंधक बना के रख लेती है डॉक्यूमेंट वगैरह, और उनको दीर्घकालीन लंबे समय के लिए ऋण देती है। केंद्रीय सहकारी बैंक की मैं बात करूं तो केंद्रीय सहकारी जो बैंक है वो क्या करता है, केंद्रीय सहकारी बैंक विभिन्न स्रोतों से धनराशि जुटाकर और प्राथमिक सहकारी समितियों को पूंजी प्रदान करते हैं। ठीक है, ये दोनों में अंतर स्पष्ट कर लीजिएगा, दोनों पढ़ लीजिए। ठीक है, अब आ गया बाजार, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन। बाजार को परिभाषित करिए, विभिन्न प्रकार का संक्षेप में वर्णन करिए। देखिए, बाजार एक ऐसा स्थान है जहां क्रेता और विक्रेता उपस्थित रहते हैं और क्रय विक्रय करते हैं। सिंपल डेफिनेशन। अब बहुत सारा इसका जो है क्लासिफिकेशन किया गया है, क्षेत्र के आधार पे किया गया है। क्षेत्र के आधार पे क्या है, स्थानीय, प्रांतीय, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय। जैसे मान लीजिए सब्जी का बाजार है वो स्थानीय होगा। कुछ जो चूड़ियां हैं वो मान लीजिए फिरोजाबाद की चूड़ियां हैं, ठीक है, और बनारसी साड़ियां हैं, तो एक प्रांत के लिए स्पेशल होता है। अब आ गया राष्ट्रीय बाजार, तो राष्ट्रीय बाजार में आपका आएगा जो चीजें पूरे देश में जाती हैं, जैसे चाय पत्ती का बाजार हुआ, चीनी का बाजार हुआ। इसके बाद आता है अंतर्राष्ट्रीय बाजार, तो ये मशीनरी उसनरी जो भी चीजें हैं जिनका दो देशों में होता है वो अंतर्राष्ट्रीय बाजार। फिर आ गया समय के आधार पर, तो समय के आधार पर है आपका अति अल्पकालीन बाजार, अल्पकालीन बाजार, दीर्घकालीन बाजार, अति दीर्घकालीन बाजार। फिर आता है आपका बिक्री के आधार पर, तो बिक्री के आधार पर आपका सामान्य बाजार, विशिष्ट बाजार, ग्रेड बाजार, नमूने द्वारा बाजार। फिर आता है आपकी बिक्री की मात्रा के आधार पे, तो बिक्री की मात्रा के आधार पे होगा फुटकर बाजार और थोक बाजार, दो होगा। फिर आ गया आपका वैधानिकता के आधार पे, तो आपने सुना होगा चोर बाजार। वैधानिकता के आधार पे होता है वैध बाजार, चोर बाजार और खुला बाजार। वैध बाजार मतलब जो वैलिड है, जो सरकार को टैक्स वगैरह देता है। चोर बाजार जो चोरी से लोग करते हैं, और खुला बाजार जिसमें गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं होता है, अपनी मर्जी से वो लोग बेचते हैं और खरीदते हैं। फिर आ गया आपका प्रतियोगिता, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये जो है क्लासिफिकेशन है, ये होता है पूर्ण बाजार, अपूर्ण बाजार और एकाधिकार। पूर्ण बाजार मतलब क्रेता विक्रेता बहुत सारे होंगे और खरीदने वाले भी बहुत ज्यादा होंगे, बेचने वाले भी बहुत ज्यादा होंगे। और अपूर्ण बाजार में इस चीज का अभाव पाया जाता है। एकाधिकार में क्या होगा, एक आदमी बेचेगा, बाकी लोग खरीदेंगे। इसका एग्जाम्पल सबसे बढ़िया क्या है, रेलवे। ठीक है, रेलवे कोई अपनी पर्सनल ट्रेन नहीं चला पाएगा, वो भारत सरकार ही चलाएगी, तो ये मोनोपोली बाजार हो गया। फिर आता है पदार्थ के आधार पे वस्तु बाजार, पूंजी बाजार, शेयर बाजार, ऐसे। फिर आप समझ गए होंगे। कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट कर दिया करिए, वैसे हम प्रयास करते हैं कि आपको आसान भाषा में समझाएं। फिर क्या है, उत्पत्ति ह्रास नियम की उदाहरण सहित व्याख्या करिए। उत्पत्ति ह्रास नियम ये है कि उत्पादन के कुछ उपादानों को स्थिर रख के अन्य उपादानों की मात्रा में वृद्धि करने पर कुल उत्पादन में घटते हुए अनुपात से वृद्धि होती है। जैसे आप भूमि श्रम पूंजी साहस होता है, तो आपने जो है पूंजी को, बाकी चीजों को स्थिर रख दिया, पूंजी को बढ़ा दिया या एक दो चीजों को बढ़ा दिया, उसके बाद आपको जो लाभ मिला वो घटते हुए दर से मिला। जैसे आप एक रोटी खाए तो आपको संतुष्टि मिली, फिर दो रोटी खाए तो थोड़ी सी संतुष्टि कम होती जाएगी, तो इसको कहते हैं घटती जाएगी। तो यही है उत्पत्ति ह्रास नियम। इसके बाद ये टिप्पणी 4 लिखने दिया, बहुत सिंपल दिया है। सामाजिक गतिशीलता, ग्रामीण बेरोजगारी, सामाजिक परिवर्तन, ग्रामीण शिक्षा, ये आप अपने शब्दों में लिख सकते हैं, इसमें कुछ खास बताने लायक है नहीं। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करिए, सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलेगी। कोई डाउट हो तो कमेंट करें, क्योंकि कमेंट करना बहुत जरूरी है, इससे हमें फीडबैक मिलता है। ठीक है, और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से ज्वाइन करें। धन्यवाद।